हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स। आज हम न्यूक्लियर एंड सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का एक थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं। थर्ड यूनिट का पार्टिकल एक्सीलरेटर्स में साइक्लोट्रॉन पढ़ रहे हैं। साइक्लोट्रॉन को मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सीलरेटर्स या साइक्लोट्रॉन्स भी बोलते हैं, क्योंकि हायर वोल्टेज पे हमारा जब इंसुलेशन ब्रेक डाउन होने लग गया था, तब बहुत उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर्स में नहीं मिले थे। तब लॉरेंस एंड लेविसिंग ने सन 1932 में सर्वप्रथम साइक्लोट्रॉन का विकास किया। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसमें उच्च वोल्टता का उपयोग किए बिना ही आयनों को उच्च वेग तक त्वरित किया जा सकता है ना। जो उन्होंने कहा कि उसका हम स्पायरल पाथ में ले जाते हैं। उसके लिए लॉरेंस एंड डर्टन ने एक साइक्रोनस त्वरण की एक ऐसी युक्ति डिवाइस की जिसमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आयनों का स्पायरल पथ में घूर्णन करा के उन्हें एक ही अंतराल गैप में बार बार निकाल के त्वरित किया गया। और इसलिए इसको नाम इन्होंने कि जब तक हमने इसको डिजायर्ड एनर्जी लेवल तक नहीं मिला, तो इनिशियली इनको मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सेलरेटर्स कहा जाता था, मगर आजकल नाम इलेक्ट्रॉन है। पहले 1933 में वो उसने एक्सपेरिमेंटल साइक्लोट्रॉन बनाया था लॉरेंस, और उसने 80 केवी का एक्सेलेटर ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी यूज़ किया और 2000 वोल्ट का तो ये ऑसिलेटर साइक्लोट्रॉन्स को उनके डायमीटर के हिसाब से दिया जाता है। इसका सिद्धांत ये है कि अगर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हाई एनर्जी तक त्वरित किया जाता है अगर हम उसके अंदर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में कह दें, और इसको सेम इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम एंड अगेन के बार बार उसके अंदर पास करें, तो साइक्लो तो प्रोटॉन्स की ऊर्जा को उच्च किया जा सकता है। साइक्लोट्रॉन की बनावट का क्या है कि साइक्लोट्रॉन में दो खोखले चपटे बेलाकार पात्र होते हैं, जिसको D1 एंड D2, जिसको हम डीज कहते हैं। सामान्यतः ये उच्च चालकता वाले शुद्ध तांबे से बने होते हैं। इन्हें डी को एक अन्य उच्च निर्वात हाईली वैक्यूम कक्ष में रखा जाता है, और इससे किनारे पर समानांतर थोड़ी दूर पर एक उच्च लगभग कुछ वोल्ट उसका 10 के मरकर उसका हाई वोल्टेज हमें लगाया जाता है, और इस उसमें हम प्रकृति वोल्टेज लगाते हैं, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाने के बाद हम एक आयन सोर्स से जैसे ही पास करता है, हम इस अरेंजमेंट में एक डी को पॉजिटिव और दूसरी डी को नेगेटिव एक साइकिल में करते हैं, और जब दूसरी साइकिल आती है तो डी का जो पोटेंशियल है वो रिप्लेस हो जाता है और आ जाता है। एक आयन सोर्स से एक एस पॉजिटिव आयन निकलता है, पॉजिटिव प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल निकलता है। तो इसके अंदर इस गैप के D1 और D2 के गैप में इसका है आयन सोर्स है, और इन सारा जो अरेंजमेंट है ये एक इंसुलेटेड चैम्बर में होता है, और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को इसके परपेंडिकुलर लगाया जाता है, जैसे एच इस फिगर में तो मैंने डीज को बता रखा है, और इसके अंदर RF फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेटर लगा रखा है, और ये ऑसिलेटर दो हाईली उच्च मैग्नेटिक जो ये दो ऊपर मैग्नेटिक दिखा रखे हैं उसके अंदर दिखा देते हैं कि एस टाइप का अरेंजमेंट होता है। अब इसका सिद्धांत क्या है कि आयन सोर्स जैसे ही पॉजिटिव आयन एक गैप में निकलता है, तो वो देखता है कि D1 एंड D2 के अंदर गैप में आता है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंस सपोज मैं कहता हूँ D1 पॉजिटिव और D2 नेगेटिव है। जैसे ही पॉजिटिव आयन देखता है तो वो नेगेटिव डी की तरह एक्सेलरेट होता है और एंटर्स, और D2 के अंदर एंटर होता है। D2 के अंदर डी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो मगर उसके अंदर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगता है, जिसके कारण उनका पथ सर्कुलर या स्पाइरल हो जाता है।
और जैसे ही ये बाहर निकलता है, उस डी के अर्ध डी के बाहर निकलता है, तब तक दोनों डीज के जो पोटेंशियल्स हैं बदल जाते हैं और ये फिर और डी के बाहर निकलता है और दूसरे डी के अंदर एक्सेलरेट होता है। डी के अंदर जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मेजर करता है, मगर एक डी के निकलने के बाद जब वो दूसरी डी के अंदर बदल देता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो ज़्यादा रेडियस का सर्कुलर पाथ कहता है। अब हम इसके अंदर हमने फ्रीक्वेंसी हम इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि जब भी पार्टिकल गैप के अंदर पहुँचे तो उनके पोटेंशियल मतलब बदल हो जाए, तो जो D2 जो पहले नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाता है और D1 हो जाता है। तो जैसे ही वो एक्सेलरेट होता है कि उसके अंदर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है, अब वो दूसरे डी के अंदर हायर काइनेटिक एनर्जी के साथ मिगल करता है और मगर इसके फिर सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, मगर इस टाइम उसकी रेडियस बढ़ जाता है और ये हम इसको तब तक इसको घुमाते रहते हैं इसी के अंदर जब तक कि वो आइटर पेरिफेरी पे नहीं बोलता। इसमें 100-200 जितनी देर हम उसको इसका जितने डी का साइज़ है, डी का रेडियस जब तक उसको अटेन करता है तब तक हम उसको एक्सेलरेट कराते रहते हैं और जैसे ही अपने डी के पेरिफेरी में पहुंचता है तब वो एक्सेलरेट होकर हम उसको बाहर निकालते हैं। इसकी थ्योरी क्या है कि हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं कि जैसे सपोज हम कहते हैं m मास ऑफ द प्रोटॉन है जो जिसका एक्सेलरेशन हमें कराना चाहते हैं और q इसके ऊपर चार्ज है, तो हम इसके अंदर एक सेमी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है जिसका रेडियस r है और v वेग से घूम चलता है और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड b में। तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो इस आयन पे मेजर करती है वो F=Q V×B होगा, या मैं कह सकता हूँ क्योंकि V और B परपेंडिकुलर हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ V=QV/B। अब ये वेलोसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि नॉर्मल टू द वेलोसिटी है, इसलिए जो आयन का जो है वो डी के अंदर एक सर्कुलर पाथ होगा। ये पाथ जो ये फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv² और r वो हमें प्रोवाइड करता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि mv²r/r=QVB, जिससे मैं रेडियस सर्कुलर पाथ का रेडियस निकाल सकता हूँ, हो जाएगा r=mv/QB। इस इक्वेशन से हमें पता लगता है कि अगर m, q और b कांस्टेंट हैं तो r प्रोपोर्शनल टू v होगा, तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी उस पार्टिकल का रेडियस बढ़ता जाएगा और ये पाथ इज पैरेलल इंडीज। अगर हम कह सकते हैं कि एक टाइम t है, एक सर्कुलर को सेमी सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में समय लगने वाला t है, तो मैं t के कर सकता हूँ कि t=12 2π/ω, या मैं कह सकता हूँ π/ω, जहाँ v एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो हम जानते हैं मगर ओमेगा v/r होता है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं t=πv/r। तो अगर मैं r का मान ऊपर वाले इक्वेशन से रख दूँ तो t का मान हो जाएगा πm/bq। अगर टाइम t को एक पूरे फुल सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करना चाहे तो हम जानते हैं t अर्ध साइकिल के लिए, तो इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो t=πm/bq 2t/bq। अब ये हम अगर फिर इसमें m, v और ये b कांस्टेंट हैं तो टाइम टेकन टू कंप्लीट द साइकिल विल बी f=1/t, जो टाइम पीरियड है उसका उल्टा, तो ये हो जाएगा bq/2πm, वे जहाँ इस f को हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी और इसका हम कहते हैं इससे ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी। अब हम इसको देखते हैं कि अगर r का मान r मैक्सिमम हो तो इसका मैक्सिमम का रेडियस क्या हो जाएगा r=r, और r मैक्सिमम पर इसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी v मैक्सिमम,
तो रेडियस के इक्वेशन में पुट करने पर r इजिकल टू एम वी मैक्सिमम अपॉन क्यू वी, तो इससे मैं v मैक्सिमम की मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकता हूँ बी क्यू आर अपॉन एम। अगर ये सारी कांस्टेंट हैं तो जितना बड़ा साइक्लोट्रॉन उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमें, उतनी ज़्यादा वेलोसिटी हमें मिल सकती है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसके इस दौरान काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ई मैक्स हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, और इसका सब्सटीट्यूट अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो ई मैक्सिमम इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एम। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो बन सकती है जो एक प्रोटॉन या पार्टिकल को, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को मिल सकती है, जिसकी पीक वैल्यू, अगर हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास पीक वैल्यू क्यू है, वी इज़ द टोटल नंबर ऑफ वी वेलोसिटी, और उसने एन सर्कल्स निकाले, तो ई मैक्सिमम एन क्यू वी के बराबर हो जाएगा। और इसको सब्सटीट्यूट करूं तो हाफ पीस हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा, या मैं लिख सकता हूँ अगर वोल्टेज के हिसाब से लिखूँ तो R इजिकल टू 1/b अंडर रूट 2mv अपॉन क्यू एन का हाफ। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा रेडियस के लिए कि कितना रेडियस हमें साइक्लोट्रॉन का बनाना चाहिए। इस इक्वेशन से हमें पता है कि अगर हम b का मान इंक्रीज कर दें, यानी मैग्नेटिक अगर हायर और हायर पोल स्ट्रेंथ, बट इंक्रीजिंग बियॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं होता। इंक्रीज आर, हमें हायर फ्रिक्वेंसी एक्सेलरेट करने के लिए ये चीज़ें चाहिए। साइक्लोट्रॉन के एडवांटेजेस हैं कि बहुत कम साइज़ का होता है लीनियर एक्सेलरेटर के मुकाबले, लीनियर एक्सेलरेटर बहुत बड़े होते हैं। हमें इसमें साइक्लोट्रॉन में हाई वोल्टेजेस हमें जैसे वैन डे ग्राफ में ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे हमारा इंसुलेशन ब्रेक नहीं होता। साइक्लोट्रॉन बहुत अधिक माइक्रो एम्पियर्स ऑफ करंट टू द टारगेट मिल सकती है। इसके लिमिटेशंस हैं। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट रफली एज द क्यूब ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा में बनता है। एज द एनर्जी, जैसे ही यानी कि हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक मास इफेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है तो रिलेटिविस्टिक मास, और जो हमने इसके अंदर काम में नहीं लिए, इनको भी ये थोड़ा सा लिमिटेशन कर देता है। अब हम साइक्लोट्रॉन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के काम में नहीं आ सकता, क्योंकि इसका रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है। ये सारी चीज़ें साइक्लोट्रॉन के बारे में थी, और इसके बाद हम नेक्स्ट एक और एक्सेलरेटर नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। थैंक यू।